Good morning, everyone. So, 11th class, we are on geography, chapter number 4, distribution of ocean and continent. Now, as we have already done a major part of the chapter, जहाँ पे हमने बेसिकली अबाउट द कॉन्टिनेंटल डिस्क थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है जो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। उसके बाद उनकी थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया गया, क्या रीजंस थे। इसके बाद पोस्ट डिस्क स्टडीज में हमने पढ़ लिया कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या होती है, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर क्या होता है। फिर इन आवर लास्ट क्लास वी डिड दी ओशन फ्लोर कॉन्फिगरेशन जिसमें व्हाट आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, एबिसल प्लेन, मिड ओशनिक रिजेस। एंड फाइनली हमने एक बेसिक आइडिया लिया था कि अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज जो है वो मेजरली किस एरियाज में मिलते हैं अपने को, या ज्यादातर कौन से एरिया में ज्यादातर इरप्ट या अक्कर होते हैं। एंड इसके बाद नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो समवॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक, and the topic is concept of sea floor spreading. Now, in this particular topic, we are basically doing a certain kind of revision of things that we have already done in this chapter itself, and we are just trying to compile it together और थोड़ी सी better understanding इसकी समझने के लिए we are studying this portion. Now, जो पोस्ट स्टडीज थी उन्होंने अपने को बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जो वेगनर प्रोवाइड अपने को नहीं कर पाए थे। तो पर्टिकुलरली ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिली थी, ओशन फ्लोर से, और जो पैलियो मैग्नेटिक स्टडीज है, मतलब बेसिकली अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है इन रॉक और ओल्डन टाइम्स का बेसिकली इसकी स्टडी से अपने को पता चला। तो इससे अपने को बेसिकली क्या क्या फैक्ट्स पता चले। सबसे पहले तो अपने ये रियलाइज अपने को हुआ कि जो मिड ओशनिक रिजेस है और ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस है ये बेसिकली हम देखेंगे समवॉट बहुत बार ऐसे होता है कि ऑलमोस्ट सेम एरिया या आसपास में ही ये चीज अपने को अकर होती है, या वी कैन क्लियरली सी दिस। नाउ सो टू बी मोर क्लियर इट वाज एक्चुअली रियलाइज्ड दैट अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस volcanic eruptions are common and obviously वो huge amount of lava जो है वो कहाँ लाते हैं, उस सरफेस पे लाते हैं। एंड और ये अपने को अगेन मैं रिपीट करूँ टॉपिक क्या है कि ओशन फ्लोर से अपने को पता चला कि ऐसे होता है कि जनरली मिड ओशनिक जो रीजन होती है वहीं पे ज्यादातर मोस्टली वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं और वो अपने साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा लाते हैं इन दीज एरियाज। Now moving on to the next point. The next point जो है that we have again, as I said, we have already studied कि जो रॉक है वो जो मिड ओशनिक रिजेस का क्रेस्ट है उसके दोनों साइड पे ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस यानी ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे सेटल डाउन है जो रॉक, उनमें रिमार्केबली मतलब बहुत ज्यादा क्या है सिमिलैरिटी है। किस किस चीज के टर्म्स में, एक तो कि जब वो फॉर्म हुए थे उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, और जो रॉक मिड ओशनिक रिजेस से मिलते हैं हमें उनमें है ना नॉर्मल पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये जो है इनकी जो हम बोलेंगे पोलैरिटी है वो नॉर्मल है और जनरली ये क्या है, यंगेस्ट है। अब एक अपना ऐसे थोड़ी कॉमन सेंस या थोड़ा सा इफ वी आर जस्ट वांटिंग टू नो कि ऑब्वियसली जो इरप्ट हुए हैं वो ही ज्यादातर टॉप के पोर्शन में होंगे जो रिसेंटली इरप्ट हुए कंपैरेटिवली, तो ऑब्वियसली वो ही एरिया क्या होंगे, वही चीजें क्या होंगी, यंगर होंगी, यंगेस्ट होगी। और जैसे जैसे हम जाते हैं रॉक अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, द एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रेस्ट, यानी हम जैसे जैसे क्रेस्ट से दूर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे अपने नोटिस करेंगे कि जो रॉक जो फॉर्म हुए थे उनके एजेस पुरानी होती है। तो एक और जो थर्ड पॉइंट और क्या है कि जो ओशनिक क्रस्ट के रॉक्स हैं वो जनरली बहुत ज्यादा यंगर है देन द कॉन्टिनेंटल रॉक, यानी कि जो ओशन क्रस्ट के रॉक्स हैं वो बहुत यंग है एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक। द एज ऑफ द रॉक्स इन द ओशनिक क्रस्ट is nowhere more than 200 million years old, यानी हमें जितना भी अभी तक के एविडेंसेस मिले हैं रॉक के ओशनिक क्रस्ट में वो कोई भी 200 मिलियन ईयर्स से ज्यादा पुराना नहीं है।
सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशंस तो ऐसे हैं इतने पुराने कि 3200 मिलियन ईयर्स से भी पहले वाले। क्या चीज है? ये है कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन। अब आ जाता है फोर्थ पॉइंट पे। जो अपना फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो सेडिमेंट्स है ओशन फ्लोर पे वो बहुत ज्यादा थिन है। ठीक है, अगेन रिपीट करूँ, जो ओशन फ्लोर पे, ओशन के फ्लोर पे जो हमारी सेडिमेंट्स है दे आर वेरी वेरी थिन। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने जब ये रिसर्चेस शुरू की थी, इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि अगर ओशन फ्लोर भी इतना ही पुराना है जिससे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली जो सेडिमेंट्स का सीक्वेंस है वो लगभग सेम ही होगा, क्योंकि अगर सेम ड्यूरेशन में फॉर्म हुए हैं तो सेम टाइप की उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। पर ऐसा कहीं भी नहीं मिला। एज वी हैव सीन इन द अर्लियर पॉइंट ऑल्सो कि जो सेडिमेंट कॉलम है वो ओशन फ्लोर में कहीं भी 200 मिलियन ईयर्स से और पुराना नहीं मिला, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अपने पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस है बहुत टाइम पहले से। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो डीप ट्रेंचेस है उनमें, यानी डीप ट्रेंचेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ट्रेंचेस मतलब नीचे की तरफ यू कैन से डीप गड्ढे जैसे जो एरिया है, और डीप यू कैन से काइंड ऑफ स्पेस मूविंग टुवर्ड्स द सदर्न पोर्शन, मतलब नीचे की तरफ जो मूव कर रहा है, वो वाले जो डीप ट्रेंचेस है उनमें है ना अर्थक्वेक अकरेंस जो है वो बहुत ज्यादा वी कैन फाइंड डीप सीटेड होती है, अर्थक्वेक की अकरेंस होती है। जबकि जो मिड ओशनिक रीजन है वहां पे जो अर्थक्वेक का फोकस है वो शैलो डेप्थ पे होता है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। यानी डीप ट्रेंचेस में जो अर्थक्वेक का फोकस है वो बहुत नीचे की तरफ होता है, उनका अकरेंस और जो फोकस है वो नीचे की तरफ होता है। जबकि मिड ओशनिक रीजन जो है उसमें जो अर्थक्वेक का फोकस है वो जनरली कहाँ होता है? शैलो डेप्थ पे ही होता है। तो ये जो सारी डिटेल्स है इससे अपने को बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। और बेसिकली जब आगे जाके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो रॉक की है उस पर जब और ज्यादा रिसर्च किया गया, यानी मैग्नेटिक यानी जो बेसिकली मिनरल्स और क्रिस्टल्स रॉक में मिलते हैं और कुछ कुछ जो उनमें जो मैग्नेटिक क्वालिटीज है उससे रिलेटेड जब इस चीज पे रिसर्च किया गया, बेसिकली रॉक्स पे जो ओशन फ्लोर पे रॉक्स मिले हैं ऑन बेसिकली ऑन ईदर साइड ऑफ मिड ओशनिक रीजन, तो इसके कारण जो एक हमारे जोग्राफर स्कॉलर है जिनका नाम है हेस, उन्होंने ये बोला, एक उन्होंने थ्योरी थी, एक हाइपोथेसिस दिया जिसको नाम हम करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ऐसे ये आर्ग्यू किया कि जो कांस्टेंट इरप्शन हो रहा है एट द क्रेस्ट ऑफ द ओशनिक रीजन, इसके कारण क्या होता है? ओशनिक क्रेस्ट में एक रप्चर हो जाता है, एक काइंड ऑफ थोड़ा ब्रेकेज जैसा, और जिसमें से क्या हो जाता है? न्यू लावा जो है वो बाहर की तरफ आता है। समझ गए? ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट इरप्शन मतलब कुछ कुछ टाइम थोड़ी थोड़ी देर बाद जब इरप्शन होता रहता है ऑलमोस्ट इन द क्रेस्ट ओशनिक रीजन के क्रेस्ट पे, तो इससे ओशनिक क्रेस्ट पे एक थोड़ा रैप्चर यानी उसमें एक ब्रेकेज, एक क्रैक, बीच में फॉल्ट क्रैप, एक टाइप का क्रैक जैसा अपीयर हो जाता है, जिसके कारण लावा जो है उसमें से बाहर की तरफ निकलता है। और जब वो बाहर की तरफ निकल रहा है और पुश करके निकल रहा है, तो इन्होंने क्या बोला कि ओशन क्रेस्ट जो है वो दोनों साइड क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि नीचे से ये बोल रहे हैं कि पुश हो रहा है लावा जो है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली जो आसपास वाली एरिया है जो ये बोल रहे हैं ओशनिक क्रस्ट है वो क्या है? दोनों साइड को थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है। अब you younger age of oceanic crust as well as the fact that the spreading of one ocean does not cause the shrinking of others made us think about the consumption of ocean crust। यानी दो चार चीजें उनके दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने ये बोला कि देखो, एक तो वो बोल रहे हैं कि ओशन स्प्रेड हो रहा है वेजेस से, मतलब वो लावा बाहर आ रहा है उसके कारण, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो कंपैरेटिवली यंग एज का है। तो इससे उन्होंने सोचा कि इसका ऑब्वियसली
कॉज क्या है, या हम देखेंगे इसको और अगर रिसर्च करेंगे तो अपने को आगे क्या मिलेगा। तो इन्होंने बोला इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ओशनिक क्रस्ट स्प्रेड हो रहा है वो कहीं दूसरी जगह पे कंज्यूम हो रहा है। नहीं तो भाई अगर वो स्प्रेड हो रहा है तो बढ़ता रहना चाहिए, कुछ तो ऐसे चेंजेस आने चाहिए, पर ऐसे नहीं आ रहे। तो वो बोल रहे हैं इसका मतलब जो ओशनिक क्रस्ट है उसका कहीं ना कहीं कंजम्पशन यानी उसका कहीं ना कहीं यूज इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि जब ओशन फ्लोर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण पुश होता है तो वो क्या होता है, कुछ पोर्शन उसका सिंक डाउन हो जाता है, कहाँ पे, ओशनिक ट्रेंचेस में, और कंज्यूम्ड हो जाते हैं। यानी एक साइड को स्प्रेड हो रहे हैं और एक साइड ये अंदर की तरफ ट्रेंचेस की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए ये वहां पे कंज्यूम हो जाए। दिस वॉज द कंसेप्ट गिवन बाय हेड। ठीक है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, ये इज ऑल्सो यू कैन से गिवन इन योर book also through one table which we will be studying briefly, but then basically यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि this figure कि उन्होंने यही मेंटेन किया कि जो सी फ्लोर है वो पुश हो जाता है बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन एट द क्रस्ट, और ओशनिक ट्रेंचेस में सिंक डाउन हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट गेट्स कंज्यूम्ड। So with this, he is also wanting to explain us the position of continents actually through this you can say जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था। हम बेसिकली समझ सकते हैं किस तरीके से ये कंसेप्ट दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको इफ वी वांट टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स दैट हैज बीन just explained is basically अगर if you see the this first structure, and the structure here is that if you see this one, the first one, तो ये first जो है ये आ जाता है ओशनिक, जो हम देखेंगे ओशनिक फ्लोर और जो कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रक्चर थे। ठीक है, तो ओशन और ये जो कॉन्टिनेंट्स के अपने स्ट्रक्चर थे 540 मिलियन ईयर्स अगो वाज समवॉट लाइक दिस। फिर धीरे धीरे यहाँ पे है ना, चेकआउट करो, इट इज ऑल्सो गिवन इन योर पेज नंबर 34। तो चेक करो कि जैसे जो फर्स्ट है इट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो सेकेंड है इट इज साउथ अमेरिका, थर्ड है अंटार्कटिका, फोर्थ इज योर ऑस्ट्रेलिया, और फिफ्थ इज इंडिया, चाइना। मतलब बेसिक जो सारे लैंडफॉर्म जिनके बारे में हम अभी जानते हैं इससे रिलेटेड ये यही बोल रहे हैं कि पहले 540 मिलियन ईयर्स अगो इसका इनका लोकेशन था, 300 मिलियन ईयर अगो ऐसा था, सॉरी 420 पे ऐसे स्प्रेड हुआ, फिर 300 पे ऐसे हुआ, 120 मिलियन ईयर्स पे इस टाइप का हो गया था, एंड फाइनली जो हमारा प्रेजेंट अभी जो हम समझते हैं एज यू कैन सी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये इस टाइप से फॉर्म हुआ था। मतलब इतने सारे मिलियन ईयर्स में ये सारे चेंजेस होने के बाद फाइनली हम नोटिस करेंगे कि ये वाले सारे चेंजेस होते, अभी जो हम लैंडफॉर्म अपने अर्थ को समझते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की लोकेशन, वो इतने सालों के मूवमेंट और चेंजेस के बाद फाइनली फॉर्म हुई। ठीक है, ये तो हो गया अपना जो है इसमें दिया था रिगार्डिंग द ये जो हम बोलते हैं कि सी फ्लो स्प्रेडिंग से रिलेटेड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसके बारे में वी हैव हर्ड मेनी टाइम्स एंड वी हैव आल्सो हैव स्टडीड वेरी ब्रीफली शॉर्टली इन आवर प्रीवियस क्लासेस। वो आ जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। नाउ ऑब्वियसली जब से ये सी फ्लो स्प्रेडिंग का स्टार्टिंग हुआ तब से क्या हुआ कि जैसे ये सी फ्लो से रिलेटेड रिसर्चेस हुई उसके बाद लोगों में और एंथुजियाज्म आने लग गया कि और हम ज्यादा समझे अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कि और इससे रिलेटेड क्या थ्योरी हो सकती है और ऐसा क्या हुआ होगा पास्ट में कि ऐसे चेंजेस आए और ये फॉर्मेशन हुआ। तो 1967 में देयर वर 3 पीपल, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। ये जो है इन्होंने इंडिपेंडेंटली क्या किया, बहुत सारे आइडियाज कलेक्ट किए और उसके बाद इसके डिस्कस किया और फाइनली एक कॉन्सेप्ट जो है जो ये लोग लेके आए वो थे प्लेट टेक्टोनिक्स का। ठीक है, तो उसके बाद ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है इट इज यू कैन से a theory which again
explains things more clearly. कैसे? एक टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है? इट इज एक्चुअली लिथोस्फेरिक प्लेट, बहुत ऑब्वियसली मैसिव, बहुत बड़ी होती है, इरेगुलरली शेप्ड होती है, स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक, ठीक है, बहुत बड़ी स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक होती है। इसमें दोनों चीज होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फेयर। ओके, ऐसे कंफ्यूज मत होना कि इसमें सिर्फ कॉन्टिनेंटल वाली एरिया होती है। इसमें वी हैव बोथ द थिंग्स, एंड बोथ द थिंग्स में क्या आ जाएगा आपका? कॉन्टिनेंटल एंड ऑल्सो द ओशनिक लिथोस्फेयर। अब ये जो प्लेट्स है ये बेसिकली मूव करती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था एस्ट्रोनॉस्फेयर जो है, जो वीक सेक्शन है, वहाँ पे ये जो मोल्टन मैग्मा मूव करता है, इसके कारण अपने अर्थ सरफेस पे भी चेंजेस फील होते हैं। तो ये जो प्लेट्स है ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है ओवर दी एस्ट्रोनॉस्फेयर एज रिजिड यूनिट, मतलब एज स्ट्रॉन्ग स्लैब्स ऑफ वेरी बिग स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक मटीरियल। और इसके बाद ये जो लिथोस्फेयर, जो हमें पहले भी पता है कि बेसिकली क्रस्ट होता है और टॉप मेंटल जो लेयर है उसका टॉप पोर्शन होता है। तो क्रस्ट और टॉप मेंटल जो है, जिसकी थिकनेस अराउंड 5 to 100 किलोमीटर होती है ओशनिक पार्ट में, और अराउंड 200 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंटल एरिया में। तो ये जो लिथोस्फेयर है बेसिकली यहीं पे हम देखेंगे कि इन प्लेट्स का मेनली फील होता है अपने को चेंजेस बिकॉज ऑफ द मूवमेंट जो अंदर हो रहा है इनसाइड द अर्थ। नाउ ये जो प्लेट है इसको हम कभी कभी कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं और कभी कभी ओशनिक प्लेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर वो प्लेट ज्यादा एरिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ऑक्यूपाई कर रही है, कॉन्टिनेंटल पार्ट इसका ज्यादा है, तो हम उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोल देते हैं। और अगर वो जो पर्टिकुलर लिथोस्फेरिक प्लेट है वो ज्यादातर जो हिस्सा है या जो ज्यादातर उसका पार्ट है वो ये वाले ओशनिक फ्लोर वाला है, तो हम उसको बोल देते हैं ओशनिक प्लेट, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग, अ प्लेट मे बी रेफर्ड टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट, यानी जो जिस लार्जर पोर्शन होगा उसी को हम बोल देंगे। अगर कॉन्टिनेंटल है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक है तो ओशनिक प्लेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल है पैसिफिक प्लेट जो है, उसमें ज्यादातर पैसिफिक ओशन से रिलेटेड एरिया कवर होता है तो उसको हम ओशनिक प्लेट बोलते हैं। और यूरेशियन प्लेट में ज्यादातर लैंड कॉन्टिनेंटल एरिया कवर होता है तो उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है ये बेसिकली ये बोलती है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है वो एक 7 मेजर इसमें डिवाइडेड है प्लेट्स में और काफी सारी माइनर प्लेट्स, यानी 7 मेजर एंड फ्यू माइनर प्लेट्स। और जो ज्यादातर फीचर्स जैसे कि यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस, ट्रेंचेस, फॉल्स जो है ये ज्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं? जहाँ पे मेजर क्या होती है, मेजर प्लेट्स का हम बोलते हैं जहाँ पे मिलते हैं, या मेजर प्लेट्स जहाँ पे होती है उसके अराउंड ही अपने को ये वाले फीचर्स जैसे यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिजेस, ट्रेंचेस, फॉल्स जो है ये बेसिकली इसी एरिया में मिलते हैं। So now let us quickly have a look at all these plates, and these plates will be studying. Again, if you have the book, please look into your book on page number 35. I am showing the plates on the map that is visible on your screen so that you can easily identify these areas. अब देखो सबसे पहले जो फर्स्ट हम मेजर प्लेट करेंगे, if you can see the Antarctica plate which is actually shown in your map towards the southern portion। ये देखो, this is our Antarctica plate, ठीक है। Now this is obviously ये जो हम first 7 पढ़ रहे हैं, these are our major plates, and उसके बाद जो हम next plate देखते हैं, the next plate is North American plate। Now you all know this is our North America, तो इसके around ही अपनी ये North American plate है, ठीक है। Let me change the color so that things become more clear। So as I said, this is Antarctica plate, this is North American plate, ठीक है। Now ये North American plate obviously you can see it is located in the areas around North America and with Western Atlantic
zone which is separated from South America and the Caribbean islands. Basically इस एरिया में अपनी मेजर प्लेट है. नाउ ये जो मेजरली स्प्रेड है यानी जो बड़ी बड़ी प्लेट्स है ये अपनी पूरी क्या है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है. अब आ जाते हैं ऑब्वियसली साउथ अमेरिकन प्लेट्स. अगेन दिस द बिगर वन, दीज आर ऑल्सो बिगर. ये तो बस नाम को है मेंशनिंग. दीज आर ऑब्वियसली द मेजर प्लेट्स नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन एंड द अंटार्कटिकन प्लेट. ये अपने लोगों ने ये वाली प्लेट की है. देन ऑब्वियसली फोर्थ इज अगेन पैसिफिक प्लेट एज यू कैन सी. और ये ऑब्वियसली क्या होगी अपनी ओशनिक प्लेट हो जाएगी. देन वी हैव इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड प्लेट. दिस प्लेट विच इज बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियन. यहाँ पे बेसिक इस वाले मैप में सेपरेटली भी दिया हुआ है. इन योर book they have also given it all together. So basically ये जो पूरा का पूरा एरिया है including some portion of Indian Ocean and the Australian plate, और ये जो न्यूजीलैंड वाला एरिया है this again becomes your the third major plate, sorry the fifth major plate. इसके बाद अफ्रीका वाली जो प्लेट है again this is also one major plate as you can see this plate. And then moving on the Eurasian and the adjacent plate. Basically ये वाली अपनी Eurasian plate आ गई. ठीक है. So with these are basically the major plates that we need to know about. And इसके बाद थोड़ी minor plates का भी देख लेते हैं. The first plate जो which is mentioned in our, obviously there are many but we will be studying only few of them, the important ones. एक तो देखो सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में इफ यू सी दिस इज आवर फोर्थ प्लेट. लेट मी कलर. ये वाली जो है इफ यू कैन नोटिस ये आ गई अपनी फोकल प्लेट बेसिकली सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में. इसके बाद साउथ अमेरिका और ये जो पैसिफिक प्लेट है इसके बीच में अगेन वी हैव वन मोर which is Nazca plate. And then if you notice one more plate basically Philippine plate जो है एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में this one. Then we have this is our Arabian plate and this is obviously located between you can say around Saudi Arabian land masses. Now then if we see the next plate which is actually between the Philippine and the Indian plate again, and this the Philippine plate again you can see this one. This is our Philippine plate. And similarly we have many few more you can say minor plates, and these plates are clearly visible if you look into your NCERT book on your page number 35. So I suppose things are clear if we talk in terms of the major and the minor plates. So major plates जो है अपनी blue color में जो major plates है these are our major plates. And then if you notice the minor plates जो हमने basically बहुत सारी तो obviously पूरी तो हम कर नहीं पाए but obviously जो major part है that we have already covered. And yes, the Nazca plate that also we mentioned is basically this area. If you can see this, basically lying towards the South America. And then see, you can see there are many small other plates that are not mentioned in the book, like this Scotia plate, and then we have this Caribbean plate, and few other like Eastern plates. Like this one, Eastern plate. Then there are few more plates like Grandy. These plates, there are many plates, minor ones. Major to 7 ही है, minor जो है there are few more plates, and though we have studied only the important one. So with this actually the topic of plates is somewhat I suppose clear. Now this we have already discussed the exact location on the world map, and I suppose this will be clear to you. And then along with that, the minor plates that are mentioned in your book, again, these Coco, Nexa, Arabian, Philippine, Caroline, Fiji, all these plates again we have seen on the map, so things will be clear. Now, with after these tectonic plates, when we are clear with what actually these plates are, we also need to understand few more things regarding these plates. And we can say if we want to talk about this place and we want to talk about these plates along with Wagner की जो थ्योरी थी, तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि ये जो
प्लेट्स है, इसके बारे में जो ये स्कॉलर्स थे, इन्होंने ये बोला कि दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग, ठीक है, थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। मतलब ये कभी भी स्टेशनरी नहीं थे, ये क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअस मूव कर रहे थे। So it is not that the continent that moves as believed by Wagner। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि जैसे एक कॉन्टिनेंट उस तरीके से नहीं मूव करते जिस तरीके से वैगनर ने बोला था, क्योंकि ये बोल रहे हैं वैगनर ने तो ये बोला था कॉन्टिनेंट्स मूव किए थे, बट एक्चुअली में कॉन्टिनेंट्स नहीं मूव कर रहे थे। क्या मूव कर रहे थे, प्लेट, यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रहे थे जिनका कॉन्टिनेंट सिर्फ एक पार्ट है। तो जब कॉन्टिनेंट उनका पार्ट है और लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट भी उनके साथ साथ मूव कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था जैसा वैगनर ने बोला था कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ही मूव कर रहे थे फ्रॉम वन एरिया टू अदर। ये बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक वाली थ्योरी थी जो हमारे 3 स्कॉलर्स ने दी थी। अब इसके अलावा ये भी चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए कि ऑब्वियसली ये जो प्लेट्स है ये टाइम इमेमोरियल से मूव कर रही है और आगे भी मूव करती रहेंगी। वैगनर ने ये सोचा था कि इनिशियली एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, इफ यू रिमेम्बर, उन्होंने बोला था एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया। बट ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि ऐसा एक टाइम था जब सारे कॉन्टिनेंट स्टार्टिंग में सबसे पहले ऐसा था कि सारे एक पार्ट थे, बल्कि डिस्कवरी से उन्होंने ये डिस्कवर करके ये बताया, ये रिवील किया कि जो कॉन्टिनेंटल मासेस है ये बेसिकली प्लेट्स के ऊपर रहते हैं, प्लेट्स का एक पार्ट है और ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं पूरे टाइम पीरियड से। और पेंजिया जो है वो एक रिजल्ट था इसी मूवमेंट का, यानी जब मूवमेंट हो रहा था और कन्वर्जिंग हो गई थी, यानी कन्वर्जिंग मूवमेंट हुआ था अलग अलग कॉन्टिनेंटल मासेस का, तो फिर बोलो क्या सारे के सारे ये लैंडमास पेंजिया जो है ये बन गया था। और बेसिकली ये इसीलिए हुआ था बिकॉज कन्वर्जिंग जो हुआ था किसका, डिफरेंट कॉन्टिनेंटल मासेस का, जो एक्चुअली में क्या है, पार्ट है ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। तो साइंटिस्ट ने फाइनली यही बोला, पैलियोमैग्नेटिक डेटा और बाकी सारी चीजों से उन्होंने यही बोला कि प्रेजेंट कॉन्टिनेंटल मास जो है ये अभी तो मूव कर ही रहा है, पहले भी मूव कर रहा था और फ्यूचर में भी क्या होगा, मूव होगा। तो ऑब्वियसली जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है, दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट एंड द मूवमेंट विल कंटिन्यू। So scientists using these data have determined the position which were held by each of the present continents in different periods। अब उन्होंने अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग स्टडीज करके ये भी बताया है अपने को कि लोकेशन जो है अलग अलग एरियाज की, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, अलग अलग टाइम से कहाँ थी। पोजीशन ऑफ द, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में अगर पता करना चाहे तो उन्होंने किस तरीके से किया, जो नागपुर एरिया है जो महाराष्ट्र में है वहां से रॉक को एनालाइज किया है और उससे बताया है, कोशिश की है डराइव करने की, पता करने की और रिवील किया है फाइनली कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है उसकी एक्चुअल पोजीशन किस टाइम पीरियड पे कहाँ थी। और ये पता कैसे कर किया है, बाय द एनालिसिस ऑफ द रॉक जो हमें कहाँ मिले हैं, नागपुर में मिले हैं महाराष्ट्र। यानी कि अब जो है अलग अलग एरिया के रॉक से ये पता करते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे था कौन से टाइम पे और फिर कैसे अभी अपनी प्रेजेंट पोजीशन पे पहुंचा। तो विद दिस, दो ये डायग्राम हमने पहले भी पढ़ा था, इससे रिलेटेड वापस बोल सकते हैं कि ये माना जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस प्लेट टेक्टोनिक थिंग हम ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट कंटिन्यूस हो रहा था और ये जो मूवमेंट हो रहा था ये हम नोटिस करेंगे कि कैसे विथ ऑब्वियसली मिलियंस ऑफ इयर्स इन्वॉल्व है, तो कैसे ये चेंजेस आया, पहले कैसा था 540 पे, फिर 420 पे क्या हुआ, 300 मिलियन पे क्या हुआ, 102 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ और प्रेजेंट अपने अर्थ की कॉन्टिनेंट्स की और ओशंस की क्या लोकेशन है। और ये स्टिल चेंज होती रहेगी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट, और ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू ये थ्योरी समझते हैं। With this, we will wind up today's class. In our next class, we will continue the topic जिसमें हम 3 type of plate boundaries पढ़ेंगे।
डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म, जो हमने इन अर्लियर यंगर क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पढ़ेंगे। और प्लेट में मूवमेंट, जो प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट की मूवमेंट है, ये बेसिकली किस चीज से होती है और अपने को फील क्यों नहीं होती, स्लो होती है, फास्ट होती है, इससे रिलेटेड, और क्या इससे रिलेटेड फोर्स होता है। और लास्ट में ये भी देख लेंगे कि इंडिया का जो मूवमेंट है इंडियन प्लेट का, वो किस टाइप से, उसको थोड़ा डिटेल में कर लेंगे by tomorrow, and we'll try to wind up this chapter tomorrow. And so this is it for today. If you have any doubts regarding the topic that we have done, feel free to ask. Do give this portion a reading, and if you have problems, come back and ask, and we'll try to solve all your problems. Okay. So with this, we wind up our class. Meet you all in the